Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to class number 10 of Certified Blockchain Development course. अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग NFTs और ERC 721 के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ERC 20 टोकन पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। हम ERCs की चेन को पूरी पढ़ेंगे। तो ERC 721 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। NFTs होते क्या है? NFTs जैसे कोई आर्ट होती है, हमारे पास सब लोकल में कोई आर्ट पड़ी हुई है। जैसे कोई आर्टिस्ट कोई आर्ट बनाता है, मोनालिसा की तस्वीर बना ली उसने, लेकिन वो पड़ी हुई होती है हमारे वर्ल्ड में। उसकी कोई डिजिटल अलग से कॉपी बना के उसको बेच सकता है, या वो आर्टिस्ट खुद भी उस ओरिजिनल को बेच सकता है। तो वो दुनिया में एक ही है, उसकी कोई अलग चीज़ नहीं। यहाँ पे आपका घर ले लें, अपना घर ले लें, आपके जैसा घर दुनिया में एक ही है, किसी और के पास नहीं है, ऐसी किसी की कॉपी नहीं बनी। तो ऐसे ही एक NFTs आर्ट होती हैं, नॉन फंजेबल टोकन। NFT की जो फुल फॉर्म होती है नॉन फंजेबल टोकन, मतलब ये एक्सचेंजेबल नहीं है। जैसे ERC 20 टोकन वो फंजेबल है, वो एक दूसरे से एक्सचेंज किए जा सकते हैं। जैसे नोट है, 10 रुपये का नोट दूसरे 10 रुपये के नोट से एक्सचेंज हो सकता है, या उससे 5-5 रुपये के 2 नोट से एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन जो मेरा घर है या कोई पेंटिंग, ओरिजिनल पेंटिंग है, वो किसी से एक्सचेंज नहीं हो सकती। हाँ, आप उसको पैसे से ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो किसी से एक्सचेंजेबल नहीं है। ये तो मैंने पेंटिंग दे के एक लैपटॉप ख़रीद लिया, तो वो लैपटॉप, वो जो दुकान वाला होगा, वो बोलेगा यार मुझे पैसे चाहिए, पेंटिंग से मैं क्या करूँगा, अगर उसको उसकी सही वर्थ नहीं पता होगी तो यही है, एक कॉन्सेप्ट है। इन्होंने आर्ट के लिए ये NFTs वगैरह बनाए हैं। जो भी आर्टिस्ट है पूरी दुनिया के, वो डिसेंट्रलाइज की दुनिया में अपनी आर्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं, और फिर उसको फ्लिप वगैरह करते हैं कि ये ओरिजिनल आर्ट है, ये मेरी आर्ट है। वो आप तो बोलेंगे कि भाई मैं राइट क्लिक करके यहाँ से सेव एज इमेज कर लूँ तो ये आर्ट मेरी हो जाएगी। लेकिन उसको आप कर तो लेंगे, लेकिन वो उसको आप ब्लॉकचेन पे कैसे वेरीफाई करेंगे कि भाई ये आपकी ही आर्ट है? उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको आप बेच नहीं सकते। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी DP पे लगा दें, अपने लिंक्डइन के बैनर पे लगा दें, कहीं पे भी लगा दें, लेकिन ये असल में ओरिजिनल ब्लॉकचेन में आपकी है नहीं। जैसे यहाँ पे ये बेच रहे हैं ना, जैसे टोटल वॉल्यूम, अगर मैं इसको खोलूँगा, कोई सी भी आर्ट खोलता हूँ, यही खोल लेता हूँ। अगर ये मैंने आर्ट खोली, तो इसमें से जैसे ये वाली आर्ट है, ये 0.247 ई पे ये बंदा इसको फ्लिप कर रहा है, मतलब बेच रहा है। तो इसको मैं ऐसे बेच नहीं सकता। जो भी, अगर मैं इसको सेव एज इमेज करूँगा ना, तो इसको मैं फिर बेच नहीं सकता, उसको मुझे ख़रीदना पड़ेगा, फिर मैं इसको आगे बेच सकता हूँ। तो उसको अगर मैं इसको खोल के देखूँगा कि इस आर्ट को प्रीवियस कितने लोगों ने ख़रीदा हुआ है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। ये $767 का ये वो है, आर्ट है। 46 व्यूज़ हैं, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कंटेंट ही ऑफ़र्स कितनी लगी हुई हैं इस पर। किसी ने $683 की ऑफ़र लगाई है, किसी ने 682 की ऑफ़र दी है कि मुझे इतने में दे दो। इसने इतनी ऑफ़र लगाई है, तो जिस बंदे को भी इसने देनी होगी, जो इसका असल ओनर है, वो किसी को भी दे देगा यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे इसने लिस्टिंग पे लगाई है। तो फिर मैं इसको ख़रीद कर महंगा बेच सकता हूँ। अगर मैं इसको लिस्टिंग को खोलूँ, लिस्टिंग इसने 767 पे लगाई है, लेकिन लोगों ने ऑफ़र इतने की दी है। तो यहाँ पे ही जो ट्रांसफ़र हुए हुए हैं, ट्रांसफ़र यहाँ से मिंट करके इसने इसको ट्रांसफ़र करा हुआ है। सेल 0.2 की लगाई हुई है। तो यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन दिख जाएगी, आइटम एक्टिविटी दिख जाएगी। शुरू में अगर मैं इसको देखूँ, सबसे नीचे जाऊँगा, तो सबसे पहले तो मिंट हुआ है ये वाला जो NFT आर्ट है, इसको पहले मिंट किया गया, नल एड्रेस से इस पर ट्रांसफ़र किया। असल ओनर इसका ये है। फिर इसने ट्रांसफ़र कर दिया किसी को, इसने इस बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया, कितने भी पैसों में बेच दिया होगा इसने। फिर इसने इस पर सेल लगाई, इस बंदे ने जो है NFT लॉर्ड ने इस पर सेल लगाई 0.58 की सेल लगा के इसने इसको बेच दी। तो ऐसे ही आगे चलता रहा ये सिनेरियो। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। जैसे कोई आप अपने मार्केट प्लेस दराज पे कोई आइटम लगाते हैं, वो बिक जाएगा, तो वही चीज़ है। लेकिन इसमें क्या होता है, ओनर, हम पीछे से जब भी हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं, हमें ऐसा कोई ऑप्शन सेट कर देते हैं कि अगर असल ओनर तो इसका ये है ना, तो आगे जितने भी ट्रांसफ़र होंगे, तो उसका 0.2% हिस्सा या 10% हिस्सा इसको हमेशा मिलता रहेगा। दुनिया में कितनी दफ़ा ये ट्रांसफ़र हो जाए, किसी को भी, कोई भी इसका ओनर बने, तो उसका पैसा जो है 2% ख़रीदते वक्त का जो 2% होगा, वो इसके ओनर को जाएगा। तो ये आर्ट वगैरह का फ़ायदा होता है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बाय पर्सोना डिप्लॉयर इसने
इसका मेन डिप्लॉयर है जिसने इसको डिप्लॉय किया। ट्रेड्स बैकग्राउंड यहाँ पे स्टेज जीवीए क्लोथिंग अर्निंग वगैरह, अबाउट परसोना, ये कंपनी का नाम है, डिटेल्स वगैरह सारी इधर है। टोकन आईडी ये है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एनएफटी कलेक्शन का ये है, टोकन स्टैंडर्ड ERC 720 में, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फिर चेन इथीरियम है, लास्ट अपडेटेड क्रिएटर अर्निंग 5%, मतलब अगर मैं इसका ओनर हूँ, मैंने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, अब वो उसका ओनर बन गया। अब वो जिसको ट्रांसफ़र करेगा ना, जिसको जैसे भी थर्ड पर्सन को उसने ट्रांसफ़र करा, उस बेचा इस NFT को, तो उसका 5% मुझे मिलेगा उस सेल का। तो ये फ़ायदा होता है ये सब बनाने वगैरह का। और ऊपर से ब्लॉकचेन पर आपकी आर्ट भी बन जाती है। तो अगर मैं इस टोकन आईडी को खोल के देखूँगा तो ये देखें दिखती कैसे है, IPFS पर पड़ी हुई होगी ये। देखें इसके अंदर पूरी ट्रेड दिख रही है। अगर मैं इसको प्रिटी करूँ, देखें एट्रीब्यूट्स कितने हैं, बैकग्राउंड है, क्लोथिंग, वैल्यू भी दी हुई है, टाइप स्ट्रिंग भी दी हुई है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है इस इमेज की। और इस इमेज का जो नाम है NFT का नाम है वो person 3094 है। और जो इमेज पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है इस URL पे, इस URL पे ये इमेज पड़ी हुई है। अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये देखें ये इमेज मुझे दिख गई। तो ये होता है NFT। जैसे हम लोग बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं, उसको ख़रीदते बेचते हैं, ऐसे ही इन सब की ट्रेडिंग भी होती है NFTs वगैरह की। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसकी हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको बनाते वगैरह कैसे हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं बैक पे जाता हूँ, इसकी बहुत सारी कलेक्शन बनी हुई है, तो ऐसे कलेक्शन भी बन जाती है। इन्होंने बहुत सारी कलेक्शन बनाई है इसकी। लास्ट सेल 0.22 ईथ पे बिका था ये, और अब जिसने 0.24 ईथ पे इसको सेल कर रहा है पर्सन, जिसके पास भी ये है। तो पूरी इन्होंने कलेक्शन बनाई हुई है। कलेक्शन का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है परसोना। तो इस तरीके से अब NFT कुछ भी हो सकता है, एक GIF भी हो सकता है, एक म्यूज़िक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग NFT को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक NFT के जो कॉन्टेक्ट होता है उसको समझेंगे। फिर हम लोग एक जैसे यहाँ पे परसोना की मैंने आर्ट दिखाई थी ना आपको, वही हम लोग NFT को ऐसे ही डिप्लॉय करेंगे। हमारी इमेज भी फिर OpenSea पे दिखेगी। सबसे पहले तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिस्ट करूँगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे आज थोड़ी हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो आवाज़ में थोड़ा आपको जान नहीं दिखेगी, तो उसके लिए मालूम। और आज शायद क्लास जो है जल्दी ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आज पहले पढ़ेंगे NFTs। NFT की भी एक EIP है। पहले प्रपोजल आया था, फिर NFT बना था। ये NFT को ERC 721 भी कहते हैं। ERC 721 ये एक स्टैंडर्ड है। 721 एक स्टैंडर्ड। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ना EIP 721, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, किसी ने प्रपोज किया था ये रहा। अगर मैं इसको खोलूँ, ये देखें, किसी ने पहले इसको प्रपोज किया था कि 721 टोकन स्टैंडर्ड इथेरियम पे होना चाहिए। जैसे कोई फीचर आता है ना वेबसाइट में, गिटहब पे कोई फीचर वगैरह पुश वगैरह करते हैं, तो भाई बोलते हैं फीचर है, इसको आपने मर्ज करना तो कर ले। ऐसे ही दुनिया में से बहुत सारे लोगों में से किसी ने ये 721 का प्रपोजल इथेरियम को दिया कि भाई ये NFT होने चाहिए। तो यहाँ पे पूरा प्रपोजल लिखा हुआ है क्या क्या होने चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए जिससे वो एक ERC 21 का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ट्रांसफ़र, अप्रूवल, बैलेंस ऑफ ओनर ऑफ। अच्छा, आप लोग का दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हम लोग अपना क्यों नहीं बना सकते, ये फंक्शन होना क्यों ज़रूरी है, इसमें तो एक फंक्शन भी नहीं होगा तो वो ERC 721 क्यों नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए ये है कि पूरी दुनिया में कि इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई ये फंक्शन होने चाहिए, ताकि ये ना हो कि दूसरा बंदा आ रहा है वो अपना स्टैंडर्ड लेके आ रहा है कि भाई ये मेरा वाला ERC 721 है, आपका वाला नहीं है। तो इथीरियम वालों ने क्या किया, एक पूरा स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई फंक्शन जो एक कॉन्ट्रैक्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये फंक्शन होने चाहिए जब भी जाके वो ERC 721 कहलाएगा। तो इस ऐसे करने से जो है जो जैसे OpenSea है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है, तो इन प्लेटफॉर्मों के लिए ये सब चीज़ें ट्रैक करना आसान हो गई। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शन ही हमेशा एक फंक्शन ही रहेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। तो ये वेबसाइट अगर ऐसी OpenSea जैसी 100 वेबसाइट बन जाए तो 100 की 100 एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी। अगर कोई और अलग स्टैंडर्ड कोई होता ही नहीं, हर कोई अपना बंदा कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, उसको बोला ये ERC 721 है,
तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म है ओपन सी वगैरह ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि हर हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हर हर अलग अलग लॉजिक लिखेंगे। तो ये फ़ायदा है ये सब स्टैंडर्ड बनाने का। जैसे कोई एपीआई का एक फॉर्मेट होता है कि भाई ये एपीआई है यही चलेगी, इसको चेंज नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें अगर चेंज होगा तो वो ब्रेक हो जाएगी, वेबसाइट काम नहीं करेगी। तो ये ट्रांसफ़र फ्रॉम अप्रूव ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ये वही सेम चीज़ें जो कि ERC-20 में थी, बस इस पर थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ें। जैसे यहाँ पे आ जाएगा एक ट्रांसफ़र फॉर्म तो है, एक यहाँ पे सेफ ट्रांसफ़र फॉर्म है। सेफ ट्रांसफ़र फॉर्म कुछ भी नहीं है, ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ एन NFT फ्रॉम वन एड्रेस टू द अनदर एड्रेस दैट दिस वर्क identically to another function with an extra data parameter except this function just set data to ये empty from the current owner। तो ट्रांसफ़र फ्रॉम इसमें ये फ़र्क है। आप इसमें ट्रांसफ़र में भी पढ़ लें, ट्रांसफ़र ओनरशिप ऑफ एन NFT द कॉलर इज फॉलो टू कंफर्म दैट टू इज़ केपेबल ऑफ रिसीविंग NFT और एल्स दे मे बी परमानेंटली लॉस्ट। तो ट्रांसफ़र फ्रॉम और सेफ ट्रांसफर फ्रॉम में ये फ़र्क है कि जो टू है वो ज़ीरो एड्रेस नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखा ना, टू न्यू ओनर हो सकता है। अगर वो हम लोग ज़ीरो एड्रेस डालेंगे तो वो एरर देगा। ज़ीरो एड्रेस क्या होता है, वो कोई एड्रेस ही नहीं होता, वो किसी आदमी का एड्रेस ही नहीं होता। ज़ीरो एड्रेस होता है ये 0 0 0 0 0 0। जैसे मेरा है ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर जाऊँ, मेरा एक एड्रेस है, इसमें एड्रेस देख रहे हैं, ये एड्रेस कैसा है, इसमें नंबर्स वगैरह है। अब जीरो एड्रेस क्या होता है, जीरो एड्रेस कुछ भी नहीं होता। जीरो एड्रेस किसी, इस जीरो एड्रेस का कोई होल्डर नहीं होता। तो इस पर अगर मैं कोई चीज़ ट्रांसफ़र करूँगा ना तो वो लॉस्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कोई USDT ट्रांसफ़र करता हूँ तो वो लॉस हो जाएगा, मेरा USDT ज़ाया हो जाएगा। तो ये ही इसको ज़ीरो एड्रेस कहते हैं। तो सेफ ट्रांसफ़र फ्रॉम अगर मैं टू की वैल्यू ज़ीरो एड्रेस दूंगा ना तो वो मुझे एरर देगा। लेकिन जो ट्रांसफ़र फ्रॉम है ना, अगर इसको मैं ज़ीरो जो टू जो एड्रेस दूंगा ना, अगर वो ज़ीरो एड्रेस हुआ तो वो फेल नहीं होगा, वो चला जाएगा, वो ट्रांजेक्शन रन हो जाएगी। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र फ्रॉम और सेफ ट्रांसफर फ्रॉम में ये फ़र्क है। तो बस मैं सेफ का एक यहाँ पे वर्ड लग गया कि भाई सेफ़ है ये। तो इस तरीके से कि भाई यूज़र जो है मिस्टेकनली टू का एड्रेस वो ज़ीरो एड्रेस ना डाल दे, बस इसमें यही फ़र्क है। और ये ERC-20 की जैसे ही फंक्शन है, ओनर ऑफ, बैलेंस ऑफ, ये वही फंक्शन है। अप्रूव कर सकते हैं। मैं किसी अपने भाई को अपने फ़ंड में से 10 रुपये अप्रूव करूँगा, भाई 10 रुपये खर्च कर सकते हैं। उसको मैंने ओनर नहीं बनाया, लेकिन उसको मैंने अप्रूव कर दिया कि भाई ये तुम मेरे अकाउंट में से ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे हैंड ओवर नहीं कर रहा ये पूरे पैसे। तो इज़ अप्रूवल फॉर ऑल, गेट अप्रूव, सेट अप्रूवल, बस ये कुछ बेसिक से फंक्शन है। अब इसको हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं इसको। अच्छा, और हम लोग आज IPFS भी देखेंगे। IPFS क्या है, IPFS जो है जैसे स्टोरेज होती है ना, क्लाउड स्टोरेज। जैसे हमारा गूगल फ़ोटोज़ है, एक स्टोरेज है वो। जैसे हम लोग अपनी फ़ोटोज़ जो है उठा के गूगल फ़ोटोज़ पे रखते हैं तो हमारी वहाँ पे स्टोरेज हो जाती है। अगर गूगल फ़ोटोज़ कल को माने के डाउन हो गया तो हमारी फ़ोटो सारी चली जाएंगी, या डिलीट हो गया, या उसका जो ओनर है गूगल फ़ोटोज़ का वो लेके भाग गया गूगल फ़ोटोज़, सारा उससे ऑपरेशन ही बंद कर दिया, तो हमारी फ़ोटो सारी ज़ाया हो जाएंगी। तो IPFS क्या है, IPFS भी एक क्लाउड स्टोरेज है। इसमें आप लोग फाइल स्टोर कर सकते हैं, HTML की फाइल स्टोर कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर या इमेज वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो IPFS क्या है, ये डिसेंट्रलाइज है। जैसे गूगल स्टोरेज जो है उसका एक ओनर है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो सर्वर बंद कर दे तो क्लाउड गूगल फोटोज़ जो है वो चलेगा नहीं। लेकिन IPFS क्या है, इसका कोई ओनर नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, तो इसको कोई बंद नहीं कर सकता और आपकी इमेज कोई चुरा नहीं सकता। तो ये चीज़ है। और फिर हम लोग डिप्लॉय करके देखेंगे ओपन सी पे। मेक कॉन्ट्रैक्ट और ओपन सी, ठीक है। तो आज हम लोग ये चार चीज़ें करेंगे मेनली। EIP तो वैसे आपको बता दी मैंने, EIP बेसिक। चलिए, ठीक है। अच्छा, इसका जो स्टैंडर्ड है ना, हम वो उठाएंगे ओपन जैपलिन से। ओपन जैपलिन ही टोकन्स वगैरह के स्टैंडर्ड्स को रखता है, तो वहीं से हम लोग उठाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो आखिर में कहीं इन्होंने ओपन जैपलिन को मेंशन किया हुआ होगा। हम ओपन जैपलिन पे चले आते हैं। ओपन जैपलिन पे हम लोग जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ERC-20, तो आज पढ़ेंगे हम लोग ERC-721। तो ERC-721 NFT को ही कहते हैं।
तो वी हैव डिस्कस हाउ यू कैन मेक फंजिबल टोकन यूजिंग, या फंजिबल और नॉन फंजिबल मैंने बता दिया कि फंजिबल होता है कि एक्सचेंज नहीं हो सकता, और नॉन फंजिबल होता है कि एक्सचेंज हो सकता है। तो उसके एग्जांपल मैंने दी कि 10 का नोट दो 5-5 के नोट से एक्सचेंज हो सकता है, वो एक्सचेंजेबल है। लेकिन आपका घर किसी भी नोट से एक्सचेंज नहीं हो सकता। हाँ, वो उससे उन पैसों से ख़रीदा जा सकता है, लेकिन वो एक्सचेंज नहीं हो सकता। मैं उसको एज अ ट्रेड इस्तेमाल नहीं कर सकता कि भाई मैंने बोला मेरा घर ले लो और मुझे लैपटॉप दे दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो हाँ, मेक अ फंजिबल टोकन यूजिंग ERC-20, बट व्हाट इफ नॉट ऑल टोकन्स आर अलाइक, दिस कम अप इन अ सिचुएशन लाइक रियल एस्टेट, वोटिंग राइट्स और कलेक्टेबल वेयर सम आइटम्स आर वैल्यूड ऑन मोर देन रियल एस्टेट वगैरह की इन्होंने एग्जाम्पल दी, वही जो मैंने आपको अभी दी थी। ERC-21 इज मोर कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड दैन ERC-20 विद मल्टीपल ऑप्शन एक्सटेंशन एंड इज स्प्रेड अक्रॉस द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे? एक तो ये है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ उसको, हाँ, तो जो मैं हमारा मेन बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो ये रहा, ये ERC-721। अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँ, इसका पाथ कॉपी करूँ मैं, और मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया इम्पोर्ट, और यहाँ पे मैं हटा दूँगा इसको, इससे ओपन, इसका ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा, ओपन जैपलिन कॉन्ट्रैक्ट्स टोकन ERC-721 और ERC-721 तो ये वही पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैंने सिर्फ इतना करता हूँ ना, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस ERC-721, तो इतना ही करने से ना आपका NFT का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अभी मुझसे कुछ पैरामीटर्स मांग रहा है, अगर मैं इसके ऊपर होगा करूँगा तो मुझसे सिंबल वगैरह मांगेगा। तो ये मुझसे मांग रहा है कि नेम होना चाहिए इस कलेक्शन का। जब भी हम NFT का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो एक कलेक्शन ही हो जाती है वो, क्योंकि उसके अंदर आपके पास मल्टीपल, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल NFTs हो सकते हैं आपके पास। तो सिंबल भी होगा और नेम भी होगा। तो मैं नेम रख देता हूँ अब्दुल्ला, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ सिंबल ABD, और इतना रखता हूँ मैं। और मैं इसको, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये रेडी हो गया NFT का। अच्छा, यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा कि इन्होंने यहाँ पे बोला था ERC-721 is a more complex standard than ERC-20 with multiple optional extension and is split across a number of contracts। तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी एक्सटेंशंस भी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे एक्सटेंशंस लिखा हुआ आ रहा है। तो एक्सटेंशंस इतनी सारी हैं। बर्नेबल, हम बर्न भी कर सकते हैं अगर हम इसको बर्नेबल की हमने एक्सटेंशन लगाई। एनूबरेबल मतलब हम उसको गिन वगैरह सकते हैं, उसकी हम लोग गिनती अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। और पॉजेबल हो गया कि हम उसको पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पॉज कर सकते हैं। रॉयल्टी वगैरह के वो होता है, इन्वेस्टर्स के लिए होता है। और URI स्टोरेज, जैसे भी आप कैसे फायरबेस या अपने पास गूगल फोटोज़ में कोई फ़ोटो रखते हैं ना, तो उसकी एक URL बन जाता है। तो वैसे ही URI स्टोरेज है, अगर मैं इसमें अपनी इमेज रखूँगा तो मेरा एक URL बन जाएगा। ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा, मुझे बाहर से ही URL पास करना पड़ेगा। तो वो किसी टोकन ID के साथ अटैच हो जाएगा। एक ERC-721 बोर्ड्स है, रैपर है, एनूबरेबल है, और मेटा डेटा है। मेटा डेटा वो मैं आपको अब आगे जाके बताऊंगा, वो आएगा ओपन सी में। ओपन सी में आपके काम आएगा। तो अगर मैं रिमिक्स आईडी में जाता हूँ, इसको मैं अगर डिप्लॉय करूँगा तो ये देखेंगे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, बिल्कुल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट वो ये है। अब देखें, इसमें कोई भी, जैसे हमने ERC-20 का कॉन्ट्रैक्ट देखा था, उसमें एक मिंट का फंक्शन आ रहा था। अब यहाँ पे वो मिंट का फंक्शन बिल्ट इन नहीं है, उसके लिए मुझे एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई एक्सटेंशंस। तो उसके लिए मुझे एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। तो अब बैलेंस ऑफ है, गेट अप्रूवल है, इस अप्रूव फॉर ऑल है, नेम है, नेम मैंने रखा था अब्दुल्ला, और सिंबल मैंने रखा था ABD। और टोकन URI मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा। जैसे जैसे हम उसका एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे ना, आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ट्रांसफ़र है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फ्रॉम ट्रांसफ़र फ्रॉम ये सब कर सकता हूँ। तो इसमें अगर मैं इसको अभी बंद करूँ, अप्रूव वगैरह करता हूँ, गेट अप्रूव, तो अगर मैं ERC-721 में जाता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि मैं मिंट नहीं कर पा रहा अपने टोकन को। तो मिंट के लिए मुझे एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं इसका ओवरव्यू दे दूँ आपको कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें स्ट्रिंग की लाइब्रेरी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और नेम वगैरह, सिंबल वगैरह, टोकन ID, ओनर जो है वो होगा कि इस NFT का कौन सा ओनर है, तो उसका एड्रेस होगा वो। अगर मैं एड्रेस पास करूँगा तो मुझे मेरा बैलेंस बता देगा कि भाई मेरे पास कितने NFTs हैं, 1 है, 2 हैं या 3 है। और फिर बैलेंस ऑफ, ओनर ऑफ, नेम, वही सब चीज़ें, टोकन URI, बेस URI जैसे
आपके पास एक कलेक्शन बनी है अब्दुल्ला कलेक्शन, और उसके अंदर मेरे पास मल्टीपल पी पड़ी हैं, 1.png, अरे कहाँ चलेगा, 1.png, 2.png, T3.png। तो मेरा बार बार मुझे ना बार बार सेट करने के लिए ये पूरा देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको बेस बना लूँगा कि ये मेरा बेस यूआरएल है। अगर मैं कोई भी NFT जनरेट करूँगा तो 1.png ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। वो भी हम आगे जाके हम लोग देखेंगे। गेट अप्रूव, सेट अप्रूवल फॉर ऑल, ट्रांसफ़र फ्रॉम, सेव ट्रांसफ़र फ्रॉम, ओनर ऑफ, ये सब बेसिक चीज़ें, ये सब आपको प्रैक्टिकल करके ही समझ आएंगी। अच्छा, एक मैं NFTs यहाँ पे बना सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं ज़ीरो एड्रेस से निकालूंगा एक। तो मैं यहाँ पे एक ज़ीरो एड्रेस बना लेता हूँ। एक हम लोग पहला NFT अपना मिंट करने जा रहे हैं। ये मेरा एड्रेस है, और मैं यहाँ पे एक ज़ीरो एड्रेस बना लेता हूँ। मैंने ज़ीरो एड्रेस बनाया, मैंने क्या किया, मैं ज़ीरो एड्रेस से निकालूंगा टोकन और अपने एड्रेस में असाइन कर दूँगा। क्योंकि मेरे पास कोई और सा एड्रेस था नहीं, तो मैंने ज़ीरो ही दे दिया, वरना मैं अपना भी दे सकता था, लेकिन मेरे पास वो पहले बैलेंस चेक करेगा वो। टोकन आईडी में बताऊंगा, टोकन आईडी 1, टोकन आईडी ऐसी चलती है 1 2 3 4 5। अगर हमने देखा था ना कि ओपन सी पे हम लोग जब जा रहे थे, तो अभी हमने एक कलेक्शन लिखी थी परसोना। तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है 66723094, एक नंबर चल रहा है इधर 30073258। तो ऐसे ही नंबर में ये चल रहे हैं 1 2 3, आगे पीछे हैं लेकिन ये चल सीरियल वाइज रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही चल रहे हैं। तो ऐसे हम लोग, हमारा टोकन आईडी ऐसे ही होती है 1 2 3 4, ये 1000 तक भी पहुँच सकती है, डिपेंड करता है हमारे यूज़र पे कितना मिंट कर रहे हैं लोग। तो मैं अपनी पहली तो NFT जनरेट कर रहा हूँ, मैंने ट्रांजेक्ट किया तो अभी मुझे एरर देगा। टोकन आईडी वैल्यू आइडेंटिफाई नेम ऑफ टोकन, ट्रांजैक्शन हैज बीन इवेटेड, इनिशियल स्टेट हेयर प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, नॉन एग्जिस्टेंट टोकन। अच्छा, टोकन ही एग्जिस्ट नहीं करता, टोकन एग्जिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब टोकन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं ट्रांसफ़र कैसे कर सकता हूँ। तो यही है, सेफ ट्रांसफ़र फ्रॉम। तो इसमें मैं डाल के देखता हूँ एक, कि फिर मुझे एरर ना दे। जैसे मुझे फिर एरर दिया, तो इस पर हम लोग अभी मिंट नहीं कर पा रहे, तो इसकी एक्सटेंशन आती है, तो एक्सटेंशन हमें मैनुअली लगानी पड़ेगी। लेकिन इसमें ये है कि हम लोग मैनुअली लगाने से अच्छा हम लोग ओपन सी की विज़िट पे चले जाते हैं। तो ओपन जैपलिन की, सॉरी, ओपन जैपलिन की विज़िट पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे ERC-721 का ऑप्शन आ रहा है। लास्ट टाइम भी हमने ERC-20 यहीं से बनाया था, अब हम यहाँ से ERC-721 बनाएंगे। अच्छा, ये जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट मैंने वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, और यहाँ पे बस फ़र्क इतना ही, ये कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं। यहाँ पे ERC-721 का आर्ग्यूमेंट्स मैंने डायरेक्ट यहीं पास कर दिया था, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे रखा था अब्दुल्ला, ABD रखता हूँ मैं। अच्छा, बेस URL को मैं अभी छोड़ देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ मिंट टेबल, कि मेरी जो भी NFT थे वो यहाँ पे मिंट हो सके, मतलब जनरेट हो सके। तो यहाँ पे इन्होंने एक ओनेबल का एक एक्सटेंशन डाल दी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब मैं इसको ओन कर सकता हूँ। और बर्नेबल की भी डाल देता हूँ मैं, अभी बर्नेबल छोड़ दो, अभी मैं सिर्फ मिंटेबल रखता हूँ। तो अभी मैंने इसको सिर्फ इतना ही कॉपी करूँगा मैं। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा पानी पी के आ रहा हूँ, मुझे प्यास लगी। ठीक है, तो मैंने ओनेबल का एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सटेंशन लगा के मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिर्फ सीधा डिप्लॉय कर दूँगा। मैंने डिप्लॉय किया। अच्छा, अभी मुझसे मांग रहा है एड्रेस, इनिशियल ओनर कौन हो सकता है, मैं ही हूँगा। यहाँ तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे मैसेज और सेंड पास कर सकता था, अभी मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको ऐसे ही डिप्लॉय कर रहा हूँ। क्रिएशन ऑफ अब्दुल्ला पेंडिंग, ये बन गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना एक फंक्शन आ रहा है सेफ मिंट नाम का, ये आ गया मेरे पास मिंट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब टोकन जो है ना मिंट कर सकता हूँ, मतलब अपना NFT मिंट कर सकता हूँ। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले हम टोकन मिंट करके देखेंगे। अभी आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि भाई NFT की इमेज कैसे लगाएंगे, वो हम अभी देखेंगे आगे जाके। तो अभी मैंने 2 में अपना एड्रेस पास किया कि भाई मतलब अपने एड्रेस से मैं मिंट कर रहा हूँ पहला टोकन, और मैंने यहाँ पे दी टोकन ID। मैं यहाँ पे 10 भी दे सकता हूँ, मेरे ऊपर है, मैं 1 दे रहा हूँ। ट्रांजेक्ट किया मैंने, ये मैंने ट्रांजेक्ट किया, मेरा हो गया।
अब मैं टोकन आईडी अपना बैलेंस चेक करूँगा। अब मैं जैसे ही अपना बैलेंस पे जाऊँगा, बैलेंस ऑफ ओनर लिखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कि भाई मेरा एक ज़ीरो बैलेंस है। अगर मैं एक और मिनट करता हूँ यहाँ पे टू ट्रांजेक्ट करता हूँ मैं दोबारा बैलेंस ऑफ करता हूँ तो देखिए 1 आ रहा है, ये ज़ीरो से चल रहा है, 0+1। अगर मैं यहाँ पे तीसरा मिनट करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास 2 आ जाएगा इधर। मेरे पास 3 टोकन है, इसकी बैलेंस ऑफ की गिनती 0 से शुरू हो रही है। अगर मैं 1 दोबारा मिनट करने जाऊँगा, अच्छा 1 उस वक्त मिनट नहीं हुआ था, तो अब मिनट 1 वाला जो टोकन है अब मिनट हुआ, तो मैंने टोकन आईडी जो है 1 मिनट कर लिए, 2 मिनट कर लिए और 3 मिनट कर लिए। अगर 1 वाले टोकन आईडी को दोबारा कोई मिनट करने जाएगा ना तो मिनट नहीं कर सकता। जैसे लास्ट वाला जो यूज़र है वो कर रहा है 1 वाले टोकन आईडी को मिनट से हमारा जनरेट कर रहा है, सिंपल है। मैंने 1 किया तो देखिए यहाँ पे एरर दे दिया कि वो जो टोकन आईडी ये वाली ऑलरेडी मिंटेड है, तो वो 2 नहीं कर सकता, वो 3 नहीं कर सकता, वो 4 कर लेगा। यहाँ पे मैं 4 कर दूँ। अच्छा सेफ मिनट जो है वो ओनली ओनर है, तो ओनर ही कर सकता है, और नहीं, कोई और नहीं कर सकता। तो मैं इसको ओनर पे स्विच कर देता हूँ। हम इसको पब्लिक भी कर सकते हैं कि कोई भी आकर मिंट कर सके, लेकिन उसके ऊपर हम लोग प्राइस लगा देंगे। अच्छा तो इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ ओनली ओनर जो है मिंट कर सकता है इसको। अभी तो इसमें कोई दूसरा ओनर नहीं कर सकता, तो इसमें हम लोग हटा सकते हैं इसको, लेकिन अभी हम लोग नहीं हटा रहे इसको। तो इसमें मैंने मिंट किया तो इसमें बैलेंस ऑफ वगैरह आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये जो मैंने टोकन है वो मिंट कर दिया। अच्छा अब इस जो टोकन जो मैंने मिंट किया ना उसकी एक आईडी तो असाइन हो गई, लेकिन इसमें एक इमेज असाइन नहीं हुई कि इसकी एक इमेज है, तो उसके लिए भी एक एक्सटेंशन लगानी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे ओनेबल की एक्सटेंशन लगाई ना, वैसे ही उसके लिए भी एक एक्सटेंशन लगानी पड़ती है। तब मेरे बैलेंस ऑफ हो गया 1, ये सब चीज़ें इसमें ही है। तो आप इसको मैं गेट अप्रूव वगैरह भी यहाँ पे फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मेन चीज़ है कि इसके अंदर हम लोग इमेज अटैच करें। वो हम लोग कैसे करेंगे वो भी हम लोग अभी करेंगे इसके साथ ही। तो ये मैंने इसका बैलेंस ऑफ किया। ठीक है, तो अब इसमें हमें इमेज असाइन करने के लिए हमें इसके अंदर एक और एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, वो होती है ओपन जैपलिन के अंदर URI स्टोरेज से। तो अगर जैसे ही मैं URI स्टोरेज यहाँ पे लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखें कॉन्ट्रैक्ट में आ गया URI एक ऐसे ही होता है जैसे URL, इमेज का URL। इसको आप लोग इन्होंने URI का कही दिया, आप हम लोग इसको URL मान लेंगे। तो इसका अंदर अलाउ अपडेटिंग टोकन URIs फॉर इंडिविजुअल टोकन IDs। तो इसमें हम लोग मिंट करते वक्त टोकन ID भी असाइन कर सकते हैं और टोकन URI भी। तो इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा इसके अंदर। इसका फिर मैं दोबारा डिप्लॉय करूँगा। अच्छा आप इमेज का इसमें इशू आता है कि इमेज यहाँ पे किस पे पड़ी होनी चाहिए। तो इमेज आप लोग अभी तो हम लोग IPFS पे करेंगे, लेकिन हम लोग गूगल से कोई सी भी इमेज उठा लेते हैं इधर, गूगल इमेजेस। अगर मैं यहाँ पे गूगल इमेज पे जाता हूँ, मैंने अभी सिर्फ इसके अंदर एक्सटेंशन लगाई है, 2 एक्सटेंशन लगाई है, एक URI स्टोरेज की लगाई है, एक ओनेबल की लगाई है। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ ये वाली। अब इसका कोई URL होगा तो कॉपी इमेज एड्रेस, इसका कॉपी इमेज एड्रेस क्या है, इसका बहुत बड़ा एड्रेस है तो इसको हम लोग ऐसे ही डाल देंगे। तो इसको मैं डिप्लॉय करूँगा अपने ओनर पे, अपने एड्रेस पे, तो इसका मतलब ओनर मैं होऊंगा इसका। तो डिप्लॉय किया मैंने। अब मैं इसको सेफ मिंट करूँगा। सेफ मिंट में आप देखें एक और ऑप्शन आने लगा URI का। पहले 2 का एड्रेस, 2 का आ रहा था, टोकन आईडी का आ रहा था और URI का नहीं आ रहा था। अब तीनों एड्रेस आ रहे हैं। तो 2 में मैं डालूँगा मेरा एड्रेस और मैं डालूँगा यहाँ पे टोकन आईडी में 1 कोई भी दे सकता हूँ, 99, 88। सीरियल वाइज इसलिए चलते हैं कि वो याद रहना आसान होती है, तो इस वजह से मैं इसको 1 दे रहा हूँ। इसमें मैं टोकन आईडी इसको 1 ऐसे भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अभी 1 दे रहा हूँ। और URI के अंदर मैं डाल दूँगा URL। ये इमेज डेटा इमेज के अंदर आ रही है, तो उसको अगर मैं कोई URL बना लूँ, कॉपी इमेज,
तो ये मैंने डाला, तो ये डेटा इमेज से शुरू हो रहा है, तो इसको मैं ट्रांजैक्ट करूँगा तो ट्रांजैक्ट हो गया। अच्छा, अब जो आपकी इमेज है ना, वो डिसेंट्रलाइज किसी उस पर नहीं पड़ी हुई। अब आपकी जो इमेज पड़ी हुई वो किसी सेंट्रलाइज यूआरएल पे पड़ी हुई, तो उसका मतलब अगर वो यूआरएल गया या उस यूआरएल के ओनर ने वो इमेज हटा दी तो मेरा एनएफटी की इमेज भी चली जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये थोड़ा नुकसान है। तो अगर आप लोग पूरा डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, वैसे जब एनएफटी डिसेंट्रलाइज है तो आपकी जो इमेज का जो यूआरएल है, जहाँ आपकी इमेज पड़ी हुई है, वो भी डिसेंट्रलाइज पे ही, डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया में ही पड़ी होनी चाहिए। तो वो है आईपीएफएस। आईपीएफएस पे आप लोग डाल सकते हैं। तो अभी तो मेरा मिंट हो गया, अगर मैं अपना बैलेंस चेक करूँगा तो मेरा बैलेंस भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस किया, 1 आ रहा है। और यहाँ पे मैं चेक कर दूँगा ओनर ऑफ टोकन आईडी। तो टोकन आईडी मैं पास करूँगा तो इसका ओनर मुझे पास कर देगा, जो कि मैं हूँ। और टोकन यूआरआई गेट करने के लिए मुझे यहाँ पे टोकन आईडी पास करनी पड़ेगी। तो मैं टोकन आईडी ऐसी पास करी तो ये इतना बड़ा यूआरएल बन के आ गया, जो भी मेरे इमेज का यूआरएल था। तो ये इसको मैं फ्रंट एंड पे शो करा सकता हूँ, ओपन सी पे भी हम लोग शो करा सकते हैं, लेकिन ओपन सी के लिए कुछ डिफरेंट फॉर्मेट है। तो अब हमने क्या हुआ, हम 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास ये एनएफटी ऑन नहीं हो रहा था, अभी ओनेबल भी हो गया, मतलब इसको मैं ऑन कर सकता हूँ। अब इसमें यूआरएल नहीं जा रहा था, तो अब इसमें यूआरएल भी जाना शुरू हो गया। तो मेरे एनएफटी के साथ एक इमेज भी अटैच हो गई। अब इसमें इशू ये आ रहा है कि मुझे इमेज को जो है डिसेंट्रलाइजेशन के वर्ल्ड पे स्टोर करना है, तो इसके लिए मुझे आईपीएफएस डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ आईपीएफएस, मैं सीधा लिख देता हूँ आईपीएफएस डाउनलोड। पता नहीं इनकी डेस्कटॉप की यूआई है कि नहीं है कि कोई हम लोग स्टोर कर सकें। डाउनलोड करके ही होता है शायद वो। मैंने विंडोज़ इंस्टॉल करा और यहाँ पे गया। अगर कुछ भी इसमें इशू नहीं आ रहा हो ना, कि आपको कोई भी इशू आ रहा हो कि यहाँ पे आपको इसमें कोई फंक्शन समझ नहीं आ रहे, वैसे तो बेसिक फंक्शन है, अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसमें बता रहा हूँ। सब मेन चीज़ है एनएफटी में इमेज अटैच करना है ना, और उसको ओपन सी पे लॉन्च करना है, तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें ई एक्सी ढूंढनी है, तो ई एक्सी ये आई पी एफ एस डेस्कटॉप सेटअप ई एक्सी। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है, 2-3 आप लोग कैनवा से बना के भी इमेज जो है ना एनएफटी बना सकते हैं उसका, तो बस इतना इशू नहीं। अच्छा, अब इसके हम लोग और भी एक्सटेंशन देख लेते हैं ओपन जैपलन पे जाके। अच्छा, ओपन जैपलन पे जाके यहाँ पे आ रहा है इनूमरेबल। उसको अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे देखेंगे फंक्शंस आ गए कुछ, इंक्रीज बैलेंस, सपोर्ट इंटरफेस, ये सब चीज़ आ गया। मैं इसको रीड करूँ, यहाँ पे अलाउ ऑन चेन इनूमरेशन ऑफ ऑल टोकन्स फॉर दोज ओन बाय एन अकाउंट, इंक्रीज गैस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्स। इस एक्सटेंशन को लगाने से ट्रांसफ़र पर कैश फीस बढ़ जाएगी, लेकिन इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं टोकन। जो एनएफटी हमारे पास है ना, वो गिन सकते हैं। वो तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे भी गिन सकते हैं, लेकिन इसमें 1 बाय 1 आ रहे हैं, टोकन आईडी वगैरह पास करनी पड़ेगी। इस पर सीधा हम लोग एड्रेस डालेंगे और मुझे पता चलेगा भाई मेरे पास कितने टोकन्स हैं। तो ये अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज़, यहाँ पे आपने देखा मिंटेबल पे ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज़, तो यहाँ पे आप देखें, अगर मैं जैसे ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज़ लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखें सेफ मिनट पे जो टोकन आईडी का जो फील्ड थी वो हट गई। इसकी एडवांटेज ये है कि जो हम लोग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं ना टोकन आईडी पास करने का, इसमें डिसएडवांटेज बहुत है कि कोई भी यूज़र आए अपनी मर्जी की कोई भी टोकन आईडी दे दे, यहाँ पे 900 दे दे, 600 दे दे, कुछ भी दे दे। तो 1 2 3 मैं चाह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 से सीरियल वाइज चले, लेकिन यूज़र तो कुछ भी डाल सकता है, तो उसने कुछ भी दे दिया नंबर। अब उसको भी याद करना मुश्किल हो जाएगा टोकन आईडी। अभी मेरा टोकन आईडी क्या थी, मैं तो फिर उसको फिर अपना एड्रेस देना पड़ेगा, फिर एड्रेस से उसकी टोकन आईडी निकलेगी, फिर वो टोकन आईडी से अपनी एनएफटी गेट करेगा। तो इसमें डिसएडवांटेज है बहुत। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन है ऑटो इंक्रीमेंट आईडी से। ऑटो इंक्रीमेंट आईडी से क्या होता है कि वो जब भी उसको क्या करना पड़ेगा, टोकन आईडी पास नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ उसको एड्रेस पास करना पड़ेगा और यूआरआई पास करना पड़ेगा। टोकन आईडी जो है ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। जैसे कोई पहली दफ़ा कोई मिंट कर रहा है तो 1 होगी, दूसरी दफ़ा कोई मिंट कर रहा है तीसरी। अगर कोई हज़ार 101 टाइम्स कोई मिंट कर रहा है तो इसकी आईडी होगी 101। तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगी वो आईडी, और ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी और असाइन हो जाएगी। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज़ का एडवांटेज है। तो अभी हमने आईपीएफएस इंस्टॉल कर लिया, हम आईपीएफएस को डाउनलोड करेंगे, उसको सेटअप वगैरह करेंगे। तो ये जो है आपका
तो ये जो है आपका IPFS का इंटरफेस है। इसमें क्या है, स्टेटस आ रही हैं, फाइल्स आ रही हैं। अभी जो आपका फाइल्स का सेक्शन है ना, इसमें आप लोग जो है ना अपनी फाइल्स और फाइल्स वगैरह जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं IPFS से। इस फाइल्स के टैब के थ्रू फिर एक्सप्लोर पे आप आ जाते हैं, तो एक्सप्लोर पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। फिर पीयर्स आ जाते हैं। पीयर्स वो होते हैं, नोड्स होते हैं। जैसे एक मैंने जैसे अपना IPFS पे ये डेस्कटॉप की एप्लीकेशन चलाई ना, तो मैं भी इनके नोट्स में आ गया कि मेरे पास एक नोट चल रहा है IPFS का। तो यहाँ पे पूरी दुनिया में पता चल जाएगा कि किस किस ने IPFS का नोट चलाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। तो हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो है फाइल्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट फाइल कर सकते हैं, फोल्डर कर सकते हैं, और न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग एक इमेज बना लेते हैं यहाँ पे जाके। यहाँ पे मैं इमेजेस लिखता हूँ। अब इस इमेज को जो है मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मैंने किया। अच्छा, IPFS पे जो है ना आप लोग HTML और CSS की फाइल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इमेज डाल के देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डालूँगा फाइल आपकी इमेज भी हो सकती है और कोई TXT फाइल भी हो सकती है। डेस्कटॉप पे किया मैंने और मैंने सर्च कर लिया ये। तो जो मेरी इमेज है वो यहाँ पे IPFS पे अपलोड हो गई। अब जैसे हम लोग स्मार्ट कॉन्टैक्ट वगैरह डिप्लॉय करते हैं तो उसके साथ एक एड्रेस अटैच हो जाता है। तो इसके साथ भी एक एड्रेस जो है अटैच हो गया। इसको बोलते हैं CID। यहाँ पे ये CID, कॉपी CID। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे, हमारी इमेज तो अपलोड हो गया, इसको हम देखेंगे कैसे, हम देखेंगे ऐसे कि इसको हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये हमारी इमेज दिख जाएगी कि भाई ये IPFS पे अपलोड हो गई। अच्छा, आपको ये यहाँ पे तो दिख रही है, लेकिन आप लोग इसको ब्राउज़र में कैसे देखेंगे? तो इसको आप लोग करेंगे, CID इसकी आप कॉपी करेंगे और आप ब्राउज़र में आके लिख देंगे IPFS.io, IPFS.io, और इसके आगे आप लिख देंगे IPFS। और आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो इमेज है ना वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो देखें, ये जो मेरी इमेज थी IPFS पे जो मैंने डाली थी वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गया, और वो मैंने CID यहाँ पे पास करी है, तो ये CID की वजह से मुझे ये इमेज दिख रही है। अच्छा, इसका एक फॉर्मेट होता है, आपको यहाँ पे डालना पड़ता है IPFS.io और IPFS ऐसे करके। तो कभी कभी ये काम नहीं करता, काम करता है, लेकिन वो पीछे से इमेज जो है अपलोड हो रही होती है, तो इस वजह से टाइम ले लेता है। तो आप लोगों के पास शायद ये थोड़ा डिले हो, लेकिन ये कुछ घंटों बाद या कुछ मिनटों बाद जो है आपको इमेज दिखना शुरू हो जाएगी। इसका एक और तरीका होता है, आप सीधा IPFS लिखें और यहाँ पे आप CID लिख दें। तो यहाँ पे आपसे बोलेगा ओपन IPFS डेस्कटॉप, तो ये मैं खोलूँगा और फिर वहाँ पे मुझे अपनी इमेज दिख जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पे इस पोर्ट पे ही मेरा IPFS चल रहा है, डेस्कटॉप की एप्लीकेशन, और इसने फिर मेरी CID से ला के दे दी। ठीक है, तो ये इतना आप लोग करेंगे तो आपके IPFS की इमेज अपलोड हो जाएगी। तो इस इमेज को मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी रिमिक्स की ID में जाके टोकन ID मैंने 1 तो बना दी थी, मैं यहाँ पे 2 डाल के और यहाँ पे HTTPS हटा दूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ IPFS और ये करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर ये वाला जो URL है ना वो मैं पेस्ट कर दूँगा। आपको ये वाला URL पेस्ट करना होता है ब्लॉकचेन में, ये वाला URL आपको नहीं करना होता। IPFS.io IPFS ये वाला नहीं करना होता, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि HTTPS फिर इसमें आया था, फिर वो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड की तरफ चला जाता है, वो सेंट्रलाइज वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। अब मैं इसको ट्रांजैक्ट करूँगा तो ये मेरी जो है NFT बन गई है। अब मैं इसको करूँगा टोकन URI 2, जैसे ही मैंने लिखा तो ये देखिए मेरी IPFS की इमेज आ गई इधर। अच्छा, अब इस यहाँ पे तो हम लोग लोकल सर्वर पे चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं लोकल होस्ट पे। अगर मैं इसको मेटामास्क से कनेक्ट करके करूँ ना तो फिर मेरी ओपन सी पे भी ये जो NFT है वो दिखना शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको मेटामास्क खोलता हूँ, मैं देख लेता हूँ मेरे पास फंड्स भी हैं कि नहीं। अब मैं इसको अपने मेटामास्क से इस NFT को लॉन्च करूँगा तो ये मेरे ओपन सी पे भी दिखना शुरू हो जाएगा। फिर इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ मेटामास्क पे और मैं ओपन सी पे जाता हूँ पहले।
अच्छा, ये जैसे ओपन सी है ना, इसका डेफिनेटली है। यहाँ पे देखें एरर आ रहा है, यू आर रिव्यूइंग डेटा फ्रॉम द मेन नेटवर्क बट योर वॉलेट इज कनेक्टेड टू द टेस्ट नेटवर्क से बोलिए टू यूज़ ओपन सी प्लीज स्विच टू टेस्ट नेट डॉट ओपन सी डॉट आई ओ। तो ओपन सी का भी एक टेस्ट नेट बना हुआ है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। जो देखें टेस्ट नेट आ गया ओपन सी का। तो अब मैं इसको अपना लॉगिन यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा यहाँ पे ओपन सी पे मेरा अकाउंट वगैरह सब लॉगिन वगैरह हो गया। तो अब मैं अपनी प्रोफाइल पे जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे देखें कोई भी एनएफटी जनरेट नहीं हुआ हुआ। तो मैं अपना पहला एनएफटी यहाँ पे जनरेट करूँगा। वो कैसे? तो वो ऐसे करूँगा कि पहले सबसे पहले तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करूँगा इधर। ये मैंने डिप्लॉय किया। मेरी ट्रांजेक्शन कन्फर्म हुई। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मिंट करूँगा। मिंट करूँगा मैं अपने एड्रेस पे टू, और टोकन आईडी में पास कर दूँगा 1, और यूआरआई में फिर सेम वही चीज़ पास करूँगा। पीछे आईडी कॉपी कर। अच्छा, ये करने से ना आपका मिंट तो हो जाएगा, लेकिन ये आपकी इमेज जो है ओपन सी पे देखेगी नहीं। लेकिन आपका जो एनएफटी है वो मिंट हो जाएगा, क्योंकि ओपन सी पे आप इमेज दिखाने के लिए एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। वो फॉर्मेट भी अभी आपको दिखाऊंगा, जो कि मेटा डेटा होता है ओपन सी का। मेरा एनएफटी मिंट हो गया। मैं टोकन ही वाले अगर देखूंगा तो अच्छा पेंडिंग सही। अब मेरा मिंट हो गया, तो ये मेरा 1 पे आ रहा है, टोकन आईडी की है। अब मैं ओपन सी पे जाकर अगर रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास एक एनएफटी यहाँ पे आ रहा होगा। ये देखिए मेरा पहला एनएफटी यहाँ पे बन गया, जो कि यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 आ गया मेरी टोकन आईडी और अब्दुल्ला, जो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट का नाम था। लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं आ रही। इमेज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, जो कि ओपन सी का स्टैंडर्ड था। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ओपन सी मेटा डेटा। एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, जो कि इसके ओपन सी के मेटा डेटा की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। इसको अगर मैं खोलूँगा, यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो ये रहा, ये वाला जो मेटा डेटा होता है ना, हमें ये फॉलो करना पड़ता है। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना जेसन का, ये पहले हमें आईपीएफएस पे स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो इमेज है वो भी हमें आईपीएफएस पे स्टोर करनी पड़ेगी। पहले तो हमें इमेज आईपीएफएस पे स्टोर करनी है, फिर उसका यूआरएल यहाँ पे पास करना है, फिर जो हमारा नेम है एनएफटी का वो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा। फिर जैसे ही जेसन का डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, इसको फिर आईपीएफएस पे स्टोर करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो ये वाला जो डेटा है वो फिर हमारे जो ओपन सी है वो ऐसे दिखेगा कि नेम जो है हमारा यहाँ दिखेगा। ये देखिए इन्होंने एरो बनाया हुआ है कि नेम यहाँ पे आ रहा है, और जो डिस्क्रिप्शन है वो इधर आ रही है, और जो ट्रेड्स है वो जो यहाँ पे आई थी ना इधर, वो ट्रेड्स होती हैं कि मतलब इस एनएफटी की क्वालिटीज़ क्या हैं, वो सब होता है इसमें। और एक्सटर्नल लिंक जो इमेज होती है वो ये होती है, लिंक वगैरह होता है। ठीक है, तो इसको अब हम फॉलो करते हैं। पहले मैं एक VS कोड पे ना इसको बना लेता हूँ। वहीं रिमिक्स पे ही बना लेते हैं फिर इसको। रिमिक्स और
सिर्फ आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ जो इमेज है ना, जो हमारी इमेज थी IPFS पे, वो आपने यहाँ पे रख देनी है। ये आपकी इमेज थी, ये आपने यहाँ रखी। तो ये ऐसे करने से ना आपका जो NFT है वो शो होने लगेगा। तो NFT का मैं नाम रख देता हूँ अब्दुल्ला NFT, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी रख देता हूँ। यहाँ पे ये लग रहा है एक्सटर्नल URL। एक्सटर्नल URL हम लोग अपनी वेबसाइट वगैरह का भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट रख देते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ना, हमें अपलोड करनी पड़ेगी IPFS पे। तो यहाँ पे मैं VS कोड पे चले जाता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने फ़ाइल बना ली। अब इसको मैं करूँगा उधर IPFS पे अपलोड। पहले, सबसे पहले तो हमें इमेज IPFS पे अपलोड करनी पड़ती है, फिर हमें उसका जो जेसन है वो अपलोड करना पड़ता है। तो अभी मेरा जो जेसन है वो अपलोड हो रहा है। फाइल दोबारा कर लेते हैं सैम्पल। तो जो मेरा सैम्पल डॉट जेसन था वो भी अपलोड हो गया IPFS पे। जो क्या है ये, तो अब इसको मैं मोर पे क्लिक करूँगा और मैं कॉपी CID कर लूँगा। अब जो मेरा टोकन URI है ना, वो मैं इसमें पास करूँगा। तो मेरा जो रिमिक्स है ना, यहाँ पे मैं जाऊँगा, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है सेफ मिनट पे मैं जाके URI, इमेज की URI की जगह मैं यहाँ पे अपना जो मैं जेसन बनाया था उसका URI दूँगा। अब इसको मैं पास टोकन ID में देता हूँ 2। फिर मैंने दिया ट्रांजैक्ट। मैं जैसे ही इसको कंफर्म करूँगा तो मेरा NFT बन जाएगा। और मैं एक दफ़ा अपने IPFS पे देख भी लेता हूँ कि मेरी फ़ाइल है वो दिख कैसी रही है जेसन की। IPFS और जब तक मेरा जो NFT है वो भी मिंट हो गया, मैं 2 करता हूँ उसको, तो ये देखिए मेरा NFT मिंट हो गया। मैं OpenSea पे जाके सीधा रिफ्रेश करूँगा। CID में देख लेता हूँ, यही थी। जब OpenSea पे आने पे इसको टाइम लग जाता है इमेज को, तो इमेज अभी हो रही है। वो अच्छा, मैंने इसके अंदर IPFS पास नहीं किया था। IPFS और ये मैं पास करूँगा तो मेरा हो जाएगा। ये मैं 3 करता हूँ उसको ट्रांजैक्ट।
तो जो मेरा थर्ड NFT है वो भी जनरेट हो गया। तो अब मैं इसको अब जाके रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा NFT शो होना शुरू हो जाएगा। वो पहले इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने सीधी IPFS का जो CID थी वो पास कर दी थी, मैंने IPFS का प्रीफिक्स नहीं डाला था पहले। तो अब मैं इसको भी डालूँगा तो हो जाएगा। मैं थर्ड डाला, अब ये हो गया। अभी पीछे से इमेज लोड हो जाएगी। इसको IPFS.io अच्छा, इमेज दिस इज द URL टू द इमेज ऑफ द आइटम कैन बी एडजस्ट अबाउट एनी टाइप ऑफ इमेज। यहाँ पर हम लोग इमेज कोई सी भी दे सकते हैं। और अच्छा, IPFS के आगे कोलन भी डालना था, सही सही। ठीक है, और IPFS मेरा 5th NFT भी जनरेट हो गया। इसको मैं टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये 52 हर्ट्स जो मेरा NFT है उसकी इमेज दिखना शुरू हो गई और उसका नाम भी आ रहा है। तो इसमें जो इशू था लास्ट में, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि यहाँ पे इमेज आएगी, जो कि मैंने यहाँ पे पास कर दी इमेज, लेकिन यहाँ पे था इमेज URL। तो इमेज URL हम लोग पास करते तो हो जाता, इसी वजह से यहाँ पे इमेज नहीं आ रही थी। तो जो हमारा जेसन था उसमें इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इन्होंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि इमेज, तो यहाँ पे मैंने इमेज पास कर दी तो इस वजह से नहीं आ रहा था इधर। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी नहीं किया हुआ कि इमेज URL है, या फिर एक्सटर्नल URL भी हो सकता था। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ एज अ बैकअप, तो एक्सटर्नल URL पे काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ये वाला फॉर्मेट जो है इसको कॉपी करते हैं।
एक पिनाटा भी है, जैसे आईपीएफएस है वैसे ही उसका जो अपोजिट है वो है पिनाटा। वो भी आईपीएफएस पे स्टोर करता है। तो जैसे इमेजेस ये वाली लोड नहीं हो रही, तो पिनाटा पे हम लोग स्टोर करते हैं तो वो फ़ौरन लोड हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आईपीएफएस गेटवे मार्केट प्लेस, तो इन्होंने आईपीएफएस का गेटवे इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि आईपीएफएस कभी कभी डाउन हो जाता है तो उसकी इमेजेस कभी कभी शो नहीं हो जाती। जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो हो नहीं रही। और अगर मैं अपनी लिजर्ट डॉट वेब पेज की सी आई डी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये वाली अपलोड हो रही है, वो वाली नहीं हो रही। कभी कभी आई पी एफ एस जो है इशू करता है। तो देखते हैं अभी जो अभी स्टोर की है वो वाली हुई कि नहीं। जेसन यहाँ से अपलोड नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ दोबारा से फ्रॉम आई पी एफ एस, तो ये जेसन फाइल अपलोड नहीं हो रही है। तो उसको हम लोग पिनाटा से कर लेते हैं। पिनाटा पे लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एन एफ टी की पहले से भी पड़ी हुई है, उनको ही मैं देख लेता हूँ। ये जैसे ये वाली है फाइल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जी। स्टैंडर्ड एन एफ टी बेसिक्स है, और फिर इसकी एक जेसन फाइल भी पड़ी होनी चाहिए। जून में ही हम अनाउंस करेंगे और रजिस्ट्रेशन भी जून में ही होगी। तो आप जहाँ रजिस्ट्रेशन भी जून में ही होगी, आप जहाँ पर फेसबुक पेज से एन एफ टी जेसन डेटा। इस वाले को फिर हम लोग आई पी एफ एस पे डाल के देखते हैं। अगर ये चल जाता है तो यहीं से स्टोर करेंगे इसको। तो इसको हम लोग करते हैं आई पी एफ एस।
तो देखें जो पुराना वाला था वो हो गया, क्योंकि वो पहले से अपलोड हुआ था। तो उसकी जेसन की जो फाइल थी वो पहले वाली वो कब से अपलोड हुई हुई थी, तो वो IPFS पे पड़ी हुई है। तो जो हमने न्यूली अपलोड करी है वो उसको IPFS कैच नहीं कर पा रहा है। हालांकि फॉर्मेट दोनों का सेम है, जैसे हम लोग वो वाली अपलोड कर रहे थे वो वाली नहीं हो रही थी, लेकिन ये वाली हो गई क्योंकि ये पहले से अपलोड हुई हुई थी IPFS पे। तो इसको लोकेट करने पे, इसको सर्च करने पे ओपन को कुछ इशू नहीं आया, तो इस वजह से ये वाली जेसन फाइल को उसने उठा लिया। तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बाकी जो फाइल्स थी हमारी वो भी आ ही जाएंगी जो यहाँ पे हमने अपलोड करी थी। हालांकि हमने कर दी है लेकिन वो आ नहीं रही। जो पुरानी पुरानी जेसन फाइल्स हैं ये तो मैंने कभी पिछले साल ही अपलोड करी थी, तो ये वाली आ गई। तो यहीं से कुछ हम लोग, हालांकि फॉर्मेट सेम है, हमने जैसे ही दिखा था यहाँ पे, जैसे हम लोग लिख रहे थे पहले उसमें भी हम लोग इमेजेस ऐसे ही दे रहे थे, तो उसमें भी सेम ऐसी है। बस क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन तक ये पड़ी हुई है, कब से पड़ी हुई है, तो इस वजह से इसको उसने सर्च कर लिया। तो यहाँ से हम लोग एक दूसरी भी उठा लेते हैं, उसको भी अपलोड करके देखते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जो बेस URI मैंने आपको बताई थी ना, बेस URI, तो यहाँ पे देखिए 1.json आ रहा है, 2.json आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ IPFS.io और इसको मैं IPFS कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए 1.json आ रहा है। तो ये जो मेरा हुआ ना ये बेस URL होगा। तो यहाँ पे 1.json में लिखूँगा तो मेरे पास पहला जेसन आ जाएगा, उसमें मेरा पहला NFT पड़ा हुआ है। मैं 2 करूँगा तो 2 जेसन आ जाएगा, तो उसमें दूसरा NFT पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। ये 3.json आ जाएगा। तो ऐसे ही ये सारे चलता रहेंगे। और इसने 3.png भी उठा ली। 3.png हम लोग देख लेते हैं कौन सी पड़ी हुई इमेज, कौन सी है। इसमें ये वाली इमेज पड़ी हुई है। तो इस तरीके से आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे मैंने बताया था ना कि वो ऑटो के इंक्रीमेंट आईडीज़ हो रही हैं। तो जैसे पहला यूज़र जो है मिंट करेगा उसके साथ पहली आईडी जो है असाइन हो जाएगी, वही आईडी इस बेस URL के साथ भी असाइन हो जाएगी और वो हो जाएगी जेसन के साथ। तो तो ये हो जाएगा 1.json, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ NFT असाइन हो गया। तो दूसरा जो यूज़र आएगा उसको ना टोकन आईडी असाइन करनी पड़ेगी ना URI असाइन करनी पड़ेगी, वो सिर्फ मिंट पे क्लिक करेगा, उसके बाद दूसरे ये 2.json ऑटोमेटिकली NFT असाइन हो जाएगा। तो वो हम लोग कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था पिनियाटा पे, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था mynft.json, NFT data.json। अगर मैं इसको खोलूँ, ये यहाँ पे नहीं खुल रहा, लेकिन ये मैंने एक फ़ोल्डर अपलोड किया था। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना IPFS का हम लोग फ़ोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने फ़ोल्डर अपलोड किया था। फ़ोल्डर के अंदर मेरा 1.json पड़ा हुआ था, 2.json पड़ी हुई थी, 2.json 3.json ये सब पड़ा हुआ था। तो यहीं से फिर वो यहाँ से डायरेक्ट उठा लेता है। तो इस तरीके से हम लोग भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी हमने ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करी थी, तो हम लोग यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज़ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज़ के लिए तो आप लोगों ने ये देख लिया कि आपके पास जो NFTs हैं वो लिस्ट हो रहे हैं ओपन सी पे। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिस्ट फॉर सेल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं किसी को, और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। 2 व्यूज़ यहाँ पे आ गए। लिस्ट फॉर सेल अगर मैं करता हूँ यहाँ पे आप लोग फिक्स प्राइस या सेल टू हायर बिडर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 ETH, ड्यूरेशन 1 मंथ, कंप्लीट लिस्टिंग। जैसे बाकियों की हम लोग कलेक्शन देख रहे थे वैसे एक मेरी भी कलेक्शन यहाँ पे बन गई। अब्दुल्ला के नाम से कलेक्शन बन गई, जो कि वो जो अब्दुल्ला का नाम है वो कॉन्ट्रैक्ट से ले रहे हैं, और जो NFTs हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टोर हुए हैं। लिस्ट करने के लिए मुझे अप्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस वेबसाइट को अप्रूव करूँ कि मेरे NFTs जो हैं वो लिस्ट कर सकें। तो मैंने कंफर्म किया और बैकग्राउंड में जो है वो अप्रूव का फंक्शन कॉल हुआ है, ये वाला जो अप्रूव है। और यहाँ पे एड्रेस हुआ है, टोकन आईडीज़ जो भी टोकन आईडी थी उसकी
मुझे लगता है 8 थी, तो 8 यहाँ पे गया होगा और 2 गया होगा ओपन सी के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वहाँ से ये अप्रूव हो गया, जिसकी वजह से मेरा मेटामास्क बार बार खुल रहा है। मैंने इसको साइन किया। अब मेरा जो NFT है वो सेल पे लिस्ट हो गया, उसको कोई भी खरीद ले 1 ईथर का और आगे फ्लिप कर दे। तो ये बहुत बेसिक से हमने बना लिए, और इसमें पे ट्रेड्स भी दिख रही होंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैंने ट्रेड्स डाली नहीं थी। इसकी जो जेसन है वो बिल्कुल एम्प्टी है। अगर डिटेल्स पे जाके मैं इसकी टोकन आईडी पे क्लिक करूँगा तो वो खुल जाएगा। देखिए मैंने एट्रीब्यूट्स में कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ इमेज है, इसमें एक्सटर्नल URL है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और नेम है माई NFT, जो कि मेरा नेम आ रहा है यहाँ पे माई NFT। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और ये यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है जो कि मेरा ईथर स्कैन पे पड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक सा हमने ओपन सी पे बना लिया। तो इसके हम लोग बहुत सारी यूज़ केस कर सकते हैं। जैसे ओपन सी पे लिस्ट हो रहा है, इसको हम लोग डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं प्री सेल का, उस पर हम लोग अपने NFTs को लिस्ट कर रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे सेफ मिंट का ये खोल दूँ, इसको मैं ओनली ओनर से हटा दूँ और यहाँ पे मैं लगा दूँ रिक्वायर, और इस फंक्शन में मैं कर दूँ पेएबल। जो भी मिंट करेगा उसको पे करना पड़ेगा। मैसेज डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 1 ईथर। तो इसको मैं ऐसा करूँगा तो जो भी इस फंक्शन को रन करेगा उसको 1 ईथ पे ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग प्री सेल बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे इसमें एक्सटेंशन है, अभी हमने उसको एक्सप्लोर भी नहीं किया। उसका अगर मैं चाहता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसमें हम इन्यूमरेबल इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और बेस URI मैं डाल दूँगा, मैं पिनियाटा से ही लेके डाल देता हूँ। ये मेरा NFT मिंटर कलेक्शन। तो इसको मैं बेस URL मान लूँगा। मेरा बेस URL वो होगा ये मेरा बेस URL हो गया। फिर देखना मेरा जो बेस URL है वो ये है। इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं उठा देता हूँ। और जो यहाँ पे मुझे टोकन URI ये जो पास करनी पड़ेगी ना, मुझे टोकन ये URI भी पास नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको मैं हटा दूँगा और URI की जगह मैं लिख दूँगा ABI डॉट इनकोड पैक्ट। यहाँ पे मैं लिख दूँगा आर्स। अच्छा मैं सेट टोकन URI भी चेक कर लेता हूँ इसमें क्या लिखा है।
या फिर मैं यहाँ पर URI दे दूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा वो करूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे सिपोलिया जितने भी ईथ थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो जब भी हम लोग मिंट करेंगे तो हमें सिर्फ URI पास करना होगा। अच्छा, हमें URI जो है पूरा URL पास नहीं करना होगा, हम सिर्फ इतना करेंगे one.json, सिर्फ हम ये पास करेंगे। तो हम लोग जैसे ये पास करेंगे तो ये बेस जो भी हमारी टोकन आईडी होगी ना, टोकन URI वो बन जाएगी ये पूरी जो है ऐसे, और ये one.json ऐसे बन जाएगी। तो इस तरीके से वो बन जाएगी। तो अभी उसको मैं सिपोलिया से हटा के इसको मैं उसमें कर लेता हूँ, रिमिक्स वर्चुअल मशीन पे इसको मैं डिप्लॉय करूँगा। ये मैंने डिप्लॉय किया। अब मैं इसको सेफ मिंट करूँगा, सिर्फ सेफ मिंट में एड्रेस अपना लगा दूँगा और मैं यहाँ पे कर दूँगा one.json। मैंने ट्रांसलेट किया। अब मेरी जो टोकन URI होगी ना वो इंडेक्स 0 से शुरू होगी। तो देखें जो मेरा URL बन गया वो बन गया ये, जो कि मैंने आपको बताया था। पहले ये मेरा बेस URL था, मेरा बेस URL ये था। जैसे ही मैंने टोकन URI one.json पास करी तो वो इसके साथ अटैच हो गई। तो अगर मैं इसको खोल के देखूँ तो इसके अंदर मेरा NFT आ रहा होगा। मेरा NFT के अंदर इमेज है, और अगर मैं इसको सिपोलिया पे करता तो वो मेरे जो ओपन सी होता है, ओपन सी पे मेरी इमेज दिखना शुरू हो जाती। तो इस तरीके से ही होता है ये। तो आज हम लोगों ने एक ओपन सी हमने कवर कर लिया, IPFS कवर कर लिया हमने, ERC-721 NFT हमने कवर कर लिया। ये बिल्कुल बेसिक NFT कलेक्शन लॉन्च करने, अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता है तो ऐसे आप लोग NFT कलेक्शन को लॉन्च कर सकते हैं। जो एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है जैसे प्रीसेल वगैरह होती है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी। आप इसको, इसका एड्रेस आप अब्दुल्ला के जो कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको आप उठा के सीधा अपना एड्रेस डालें, तो उसकी जितनी भी स्टेट होगी इस कॉन्ट्रैक्ट की वो सारी आपके पास आ जाएगी। तो उसको आप लोग फिर NFTs को सेल वगैरह कर सकते हैं। IPFS हमने सीखा, डिप्लॉय करना सीखा हमने ओपन सी पे, फिर हमने वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट भी देखा। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी। ऑटो इंक्रीमेंट IDs वगैरह भी हमने देख ली, बेस URL भी हमने देख लिया। पिनाटा बिल्कुल सेम एज IPFS होता है, जैसे हम लोग IPFS पर भी स्टोर कर रहे थे अपनी इमेजेस, वैसे हम लोग पिनाटा पे भी कर सकते हैं। लेकिन पिनाटा जो है ज़्यादा मेंटेन्ड है, अगर हम उस पर अभी इमेज अपलोड करेंगे वो अभी के अभी हमें शो करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं थोड़ा सेंट्रलाइज है, लेकिन वो है सेंट्रलाइज नहीं, वो पीछे बैकएंड पे IPFS पे ही स्टोर कर रहा होता है। लेकिन वो बस उन्होंने एज अ इंटरफेस दे दिया कि हमें IPFS इंस्टॉल ना करना पड़े, और ज़्यादा वो रॉबस्ट है और अच्छा है वो पिनाटा। वो फिर हमें API वगैरह भी देता है कि हम उस API को यूज़ करके इमेजेस अपलोड वगैरह कर दें। तो हम Node.js पे जैसे हम लोग इमेज हमें अभी अपलोड करनी पड़ी ना, पहले हम लोग इमेज अपलोड करें, फिर हम लोग JSON में डालें उसको, फिर वो JSON को अलग अपलोड करें। तो हम लोग Node.js को ऑटोमेट कर सकते हैं कि हमारे पास 10 इमेज हैं, 10 इमेज पहले वो अपलोड करा IPFS पे, और फिर उसके नाम लगा दे 1 2 3 4 10, जितनी 10 की 10 NFTs हैं उसको पहले अपलोड करें इमेजेस, फिर उसकी अलग से JSON बनाएं। तो हम लोग Node.js हम लोग कर सकते हैं। वो जो 3 NFTs मैंने करे थे वो मैंने Node.js से ही करे थे अपलोड, वो पिनाटा के API को यूज़ करके। तो ये जो हमने चीज़ें सीखी हैं वो हमने आज हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। फिर इसको हम लोग ERC-20 के कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि हम लोग ERC-20 का पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर दें अपनी एक NFT मार्केट प्लेस के कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके अंदर हम लोग अपनी ये वाले NFTs की कलेक्शन को सेल करें। बस ट्रेड हम लोग करेंगे उससे अपने ERC-20 से। तो हम लोग ऐसा इसको एक बिग प्रोजेक्ट बना सकते हैं।